कोच अंकित। ओके सर, आप ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्या? कहाँ से बिलोंग करते मैं हैं? ओरिजिनली बिहार से हूँ, बट अभी मुंबई में रह रहा हूँ। सर, आपका ऑप्शनल मीडियम क्या है? ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी और मीडियम मेरा इंग्लिश। और सर, आपका इंटरव्यू कैसा गया और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? अच्छा था, इंटरव्यू अच्छा था। मुझसे मेनली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे कि अगर तुमको पटना का म्यूनिसिपल कमिश्नर बना दिया तो तुम क्या करोगे, या फिर क्योंकि तुम जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या तुम इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, मुंबई में ऐसा क्या है जो तुम देखते हो इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर मुंबई का क्या तुम इम्प्लीमेंट करना चाहोगे बिहार में। इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे। सर, डैब से क्या क्वेश्चन पूछे गए? टैब से बेसिकली मेरे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूँ, तो इंश्योरेंस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे। और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझसे स्पेशली इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो मुझसे इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के बारे में या फिर पावर सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं वो पूछा। और मैं बिहार से हूँ, तो मुझसे पटना के बारे में पूछे कि पटना में क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकता है। लिकर बैन जो था, लिकर बैन पे क्वेश्चंस पूछे गए। सर, अभी करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए? करंट अफेयर से मुझसे ये पूछा गया कि सोशल मीडिया पे जो अनोनिमिटी है क्या वो ज़रूरी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, और फिर जो एविएशन सेक्टर में जो नए स्कीम्स हैं उसको अगर तुमको किसी इलिटरेट को अगर सिखाना होगा, समझाना होगा, वो कैसे तुम इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे बताओगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में मुझसे पूछा गया। सर, आपका जो ओवरऑल इंटरव्यू था सबसे ज़्यादा फोकस किस पे था? मुझे लगता है कि बिहार स्टेट से ज़्यादा फोकस था कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और मैं कैसे इंप्लीमेंट करूँगा, उस पर ज़्यादा फोकस था। सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक हूँ और बस। सर, अपनी इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की? मैंने अपने ड्राफ्ट पे ही क्वेश्चन बनाया था, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए थे। उसके अलावा करंट अफेयर्स तो न्यूज़पेपर में पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, हिंदू पढ़ता था, और उसके अलावा मॉक इंटरव्यूज़ दिए मैंने सर, मॉक इंटरव्यू आपको कितने हेल्पफुल रहे? मॉक इंटरव्यू मुझे लगता है कि ये आपको बताते हैं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बिहेव करना है, क्या एटिकेट्स होने चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करना है, या फिर स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है। ये सब में मॉक हेल्प करता है। सर, अपने प्रीलिम्स के लिए कई बार क्या होता है, बच्चे की जो न्यू स्टूडेंट है कैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं प्रीलिम्स की जब तैयारी कर रहे हैं तो? प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि एक तो आपको करंट अफेयर्स डेली अपडेट करना चाहिए। जैसे अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और फिर उसको फिर मंथली मैगजीन से अगर आप उसको फिर रिवाइज करेंगे तो 2 या 3 बार रिवाइज करना काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना फ़ायदा होगा आपको कि ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करने हैं ये समझ में आता है। सर, यूपीएससी की जर्नी में एनसीईआरटी बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी आई वुड से बेस होता है सारे प्रिपरेशन का, क्योंकि आपको पहले एनसीईआरटी से समझना पड़ेगा कि व्हाट द सब्जेक्ट कवर्स, व्हाट द सब्जेक्ट इंटेल्स। उसके बाद ही आप बिल्डअप कर सकते हैं आप उसके ऊपर अपना नॉलेज। सर, आपने कोचिंग किया, सेल्फ स्टडी की? सेल्फ स्टडी किया मैंने। ओके सर, सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए क्या चुनौतियाँ सामना करना पड़ता है? मुझे लगता है कि खुद को मोटिवेटेड रखना एक मेजर इशू है, क्योंकि अगर आप एज आइसोलेशन में पढ़ रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कैसा कंपटीशन है बाहर या लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एक पीयर ग्रुप होना चाहिए जिससे आप डिस्कस कर सकें, और डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट है या फ्रेंड्स का सपोर्ट है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सर, जब पेरेंट्स का हम एग्जाम देते हैं तो टाइमिंग को आपने कैसे मैनेज किया? आई थिंक जितने सारे आप एग्जाम्स देंगे, मतलब एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस कब अटेम्प्ट करने हैं, ओएमआर शीट कब भरना है। क्योंकि बहुत लोग के साथ इशू होता है ओएमआर शीट वो प्रॉपर्ली भरनी पड़ती है, गलती हो जाती है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस से ही आपको फ़ायदा होगा। सर, मेंस के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की? मेंस के लिए तो जो स्टडी मटेरियल है उसको आप बार बार यूटिलाइज करिए, पढ़िए। फिर जो डे टू डे करंट अफेयर्स चल रहा है उसको आंसर में इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए। आंसर्स लिखिए, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका स्पीड भी इंप्रूव होगा, लैंग्वेज इंप्रूव होगा, सब कुछ इंप्रूव होगा। सर, आपको एक क्वेश्चन लिखने में आपको पहले कितना टाइम लगता था और जब आपने प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हुई जब आपको कितना टाइम लगता था? देखिए, जो 10 मार्कर क्वेश्चन होता है जनरली दैट शुड टेक 7 मिनट्स, 7 मिनट से कम ही लगना चाहिए, 7 साढ़े 7 मिनट। इनिशियली अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है 8, 9, 10 मिनट लग जाए आपको, बट विद प्रैक्टिस 7 मिनट्स फॉर अ 10 मार्कर एंड आई वुड से 10 मिनट फॉर 15 मार्कर होना चाहिए। सर, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करना वो काफ़ी मुश्किल होता है, तो आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि आप राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर वो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली स्टार्टिंग में किसी का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है जब आप मॉक देंगे या खुद से आंसर लिखेंगे, पर विद राइटिंग आप इंप्रूव कर लेंगे उसको। सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने कैसे सिलेक्ट किया? ऑप्शनल मैंने एंथ्रोपोलॉजी सेलेक्ट किया था, क्योंकि उसमें मुझे स्टडी मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो गया था, क्योंकि खुद सेल्फ स्टडी करना था तो मुझे एज के लिए मटेरियल अवेलेबल था, इसलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया था। सर, जो न्यू स्टूडेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं उनको क्या किन बातों को ध्यान रख के सिलेक्ट करें? देखिए, ऑप्शनल सेलेक्ट करते समय सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आप पीयर प्रेशर में ले लेते हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो बेनिफिशियल नहीं रह जाता, एक बर्डन बन जाता है। प्लस आपको ये भी देखना है कि मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई ऑब्सक्योर सा सब्जेक्ट ले लेंगे जिसके बारे में ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको खुद से बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सर, यूपीएससी की जर्नी काफ़ी लॉन्ग होती है, कई बार क्या होता है हम डिमोटिवेट भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, डिमोटिवेट भी होते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो सर, आपने अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या किया? आई थिंक मोटिवेटेड रहने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपका
क्या मोटिव था सर्विसेज ज्वाइन करने का। अगर आपके पास ऐसा कोई क्लियर डिफाइंड गोल है कि क्यों आपको ज्वाइन करना है, एंड जब भी आप डीमोटिवेट हो तो आप सोचें कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते थे सर्विसेज। और प्लस अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड ग्रुप हो, पेरेंट्स सपोर्टिव हो, तो आपको चीयर अप करने में हेल्प करते हैं। सर आपने आईएएस बनना, ये आपका ड्रीम बचपन से था या आपको कहीं से मोटिवेशन मिला? मतलब आईएएस तो हम स्पेशली बिहार रीजन में आईएएस का तो क्रेज़ बहुत ज़्यादा ही रहता है, बट आई वुड से कॉलेज तक मेरा ऐसा कोई इंक्लिनेशन था नहीं। बट कॉलेज में आने के बाद, स्पेशली मेरे फ्रेंड सर्कल में इंटरेक्ट करने के बाद, मुझे लगा कि हाँ, ये एक वर्थवाइल फील्ड है जिसे मुझे भी कंसिडर करना चाहिए। और फिर मैंने फैमिली से कंसल्ट किया, दे वर वेरी सपोर्टिव, तो इसलिए मुझे भी इंटरेस्ट आया धीरे धीरे और मैंने ये फील्ड चूज़ किया। सर यूपीएससी की जर्नी काफ़ी लॉन्ग होती है, कहीं ना कहीं बच्चे क्या गलती ज़्यादातर करते हैं जो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते? मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि एक दिन आपने 12 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद फिर 2-3 दिन का ब्रेक ले लेते हैं लोग। आई वुड से कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6-7 घंटे का रेगुलर स्टडी करें, स्पेशली फॉर अ वर्किंग कैंडिडेट में अगर बोलूँगा कि समय उतना नहीं मिल पाता है, बट अगर कंसिस्टेंटली आप 4-5 घंटे रोज़ लगाएं, दैट वुड बी गुड फॉर यू, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही यहाँ पे होती है कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। सर ये भी तो बोला जाता है कि 18-18 घंटे 15-15 घंटे स्टडी करना चाहिए, सर ऐसा कुछ होता है रियल में या नहीं? देखिए, मुझे तो 18 घंटे स्टडी फॉर अ ईयर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं लगता है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा करते हों, वो उनका कैपेबिलिटी है, बट मुझे लगता है कि अगर आप 6 से 7 घंटे भी लगाएं और वीकेंड्स पे अगर आप ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस करें, एग्जाम के पास आने पे आप 8-10 घंटे लगाएं, तो मुझे लगता है दैट वुड बी इनफ। सर आप जॉब भी करते हैं और जॉब के साथ आपने कैसे टाइम निकाला प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जॉब के साथ प्रिपरेशन करना वो काफ़ी मुश्किल हो गया, तो आपने किस तरीके से मैनेज किया? देखिए, जॉब के साथ मैंने ये किया कि मेरा एक सेट टाइम टेबल था कि जब मैं जॉब से लौटता था, आई वुड हैव कि मुझे सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ना है, रात में करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो मैं एक सेट टाइम टेबल रखता था और कोशिश करता था कि 4-5 घंटे वीकडे पे और वीकेंड पे एटलीस्ट 7 से 8 घंटे मैं इन्वेस्ट कर सकूँ इसमें। ओके सर, मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मतलब बी प्लान क्या रखना चाहिए या खाली यूपीएससी पे फोकस रखना चाहिए? देखिए, मैंने तो बी प्लान रखा था, बट ये डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं खुद के और क्या फैमिली प्रेशर क्या है, या ये बिल्कुल ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक इंसान पे डिपेंड करता है कि वो प्लान भी रखना चाहता है कि नहीं। इट इज़ अप टू यू। सर सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे ना काफ़ी बार बुक्स को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि रिसोर्सेज अपने कैसे सिलेक्टेड करें, तो आप उन स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे कि वो बुक्स कैसे सिलेक्ट करें, जब सिलेक्ट करें तो किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, एक क्वेश्चन है कि लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के चक्कर में रिसोर्स कलेक्टर बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक स्टैंडर्ड बुक आपके पास होना चाहिए जिसको आप रेफर करें। ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने से बेटर है कि आप कोई मटेरियल बार बार रिवाइज करें, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। सर आपका ये फाइनल अटेम्प्ट रहा है, फाइनल टाइम में आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी जो फाइनल आप इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पा रहे थे? आई थिंक वही राइटिंग स्पीड मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो इन द लेटर हाफ ऑफ द पेपर जब एंड का टाइम आता था तो मैं